गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप हमें डेली अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपका आर एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी आपका एटलीस्ट जनवरी तक का करंट अफेयर्स पूछेगा। तो हम आज तो हम जनवरी तक मतलब आज हम डेली बेसिस पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन में हम आपको ना 6 मंथ्स का लास्ट जो 6 मंथ्स का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है वो भी आपका 1-1 घंटे के फॉर्म में सारा प्रोवाइड करेंगे। आप उसको जरूर देखिएगा। और आने वाले इस एग्जाम से यूपीएससी हो गया वो तो मई में आपका होगा, तो उसके लिए आपका तो करंट अफेयर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, हम डेली क्या करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स निकालते हैं ताकि हमारा खुद का असेसमेंट हो सके कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो रही है नहीं हो रही है, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सब के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना याद रहता है, कितना भूल जा रहे हो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए नियुक्तियों से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ वगैरह रही है मैंने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कवर की है, जहाँ पे लगा है कि हाँ एक साथ बहुत ज़्यादा हम नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनको भी मैंने टेबल के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया। तो अगर जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं ना डेली बेसिस पे उनको पता है कि मैं सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन क्या हैं, दलजीत सिंह चौधरी, नितिन अग्रवाल, ये राहुल रसगोत्रा, ये नैना होगा, नैना सिंह। तो ठीक है आंसर आपको जो आंसर लग रहा है आप मार्क करिए। हमारा आंसर जो सही होगा वो है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो है एसएसबी के नए महानिदेशक चुने गए हैं। जो हमारा एसएसबी है ना, एसएसबी एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था, जब हमारा इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद ही स्टार्ट किया था। तो हमारी जो एसएसबी जो मतलब वर्क करती है, जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, वो ज़्यादातर होता है नेपाल और भारत बॉर्डर के बीच में, वो वहाँ पे उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, या फिर हमारा जो सिक्किम वाला एरिया है ना उधर साइड उनकी नियुक्ति करते हैं, मतलब उनकी वहाँ पे तैनाती करते हैं। इसको देखते हैं, एसएसबी हमारा 1963 में हुआ था स्टार्ट, 1962 में हमारा डिस्प्यूट हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद ही बनाया गया था। आपसे पूछ सकता है कि ये क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना 1963 में बनाया गया था। 1962 में जो डिस्प्यूट है उसके बाद। आदर्श वाक्य क्या है, एसएसबी का एक वाक्य है, मतलब उनका एक मोटो है इंपॉर्टेंट जो लेकर ही काम करते हैं, वो क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं लोगों की, और भाईचारे के साथ वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग होती है, कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है या फिर तैनाती होती है, भारत नेपाल बॉर्डर पर और भारत भूटान सिक्किम के पास जो भूटान पड़ता है वहाँ पे रक्षा करती है। 2 जगह पे करती है, आपको याद रखना है, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर इनकी तैनाती होती है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने हाल ही में एक नई भाषा को हमारी शास्त्रीय मतलब क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का दर्जा दिया है। उसके साथ ही जो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारी बांग्ला को भी आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। तो ऐसे करके बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते कि क्लासिकल लैंग्वेज का मुद्दा ना बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है, तो आपसे डेफिनेटली भले इससे क्वेश्चन ना बने कि कौन सी भाषा को लेकर चर्चा हो रही, बट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन भाषाएं हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में हैं, या लैंग्वेज जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन से आर्टिकल के तहत काम करती हैं। ये सारी चीज़ें आपसे इनको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन हमारा अभी का देखते हैं किस भाषा के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन है मराठी, पर्सियन, राजस्थानी, गुजराती। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पर्सियन। आप मुझे आंसर बताइए कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया है, और उस टाइम हमारे जो विदेश मंत्री हैं वहीं पर थे, यात्रा कर रहे थे। सारी चीज़ें कॉमन है और वहीं की भाषा है ये पर्सियन। स्पेशली वहाँ के लोग हमारे यहाँ बहुत रहते हैं, या हमारे यहाँ के लोग वहाँ बहुत रहते हैं, इसलिए भी इस भाषा को हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का मतलब एक इम्पोर्टेंट कदम उठाने की बात कही गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा देश ऐसा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया है। टोटल अब हमारे पास अभी कितनी है, 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज ऑलरेडी हैं। ठीक है, जितनी की चर्चा हो रही है ना, अगर उनको बना दिया तो टोटल हमारे पास 9 हो जाएंगी। 3 की चर्चा हो रही है। ठीक है, पर हम देखते हैं किसके बारे में। तमिल शामिल है, भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में शामिल किया गया था। ठीक है,
बाकी जो है संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था, कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया है, तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया है, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में शामिल की 3 भाषा, मतलब ये 6 भाषाएं हैं ऑलरेडी शामिल की गई हैं। कब कब की गई हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आपको मैं तीन भाषाएं जो नेक्स्ट ऐड होने वाली उनके बारे में बताती हूँ। फिर क्या है, आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को पहचान की गई। मतलब कि हमारी, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की कौन सी अनुसूची में हमारी भाषाएं रहती हैं, चाहे क्लासिकल हो चाहे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो, तो हमारी अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी के साथ पाली और प्राकृत, मैंने आपको बताया ना अभी हमारे पास 6 हैं, 3 और ऐड होने वाली हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं, एक फारसी हो जाएगी, ठीक है, एक प्राकृत और एक पाली। ये 3 भाषाएं टोटल मिलकर कितनी हो जाएंगी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, 9 हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी इन फ्यूचर कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, तो 9, अभी कितनी हैं, 6 हैं। 3 कौन सी ऐड हो सकती हैं, पाली है, प्राकृत है और पर्शियन है। तीनों का नाम पा से है। ठीक है, आप याद रखिएगा, हमारी 8वीं अनुसूची में आती हैं। हमारी टोटल जो लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप ये सारी चीज़ याद रखिएगा। ये ना करंट के साथ साथ अपना का पॉलिटी का भी टॉपिक एक तरह से हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी। जो हमारा संविधान पहले बना था ना, जो हमारा पहले मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें सिर्फ 14 भाषाएं ही थी। बाद में धीरे धीरे जो मतलब धीरे डेवलपमेंट्स हुए, लोगों को पता लगा कि मतलब हमें अपनी ये भाषा भी ऐड करानी है। जैसे अभी चर्चा उठ रही है कि पर्शियन को हो गया, प्राकृत हो गया, पाली हो गया, इनको भी हम क्लासिकल लैंग्वेज बना सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं ऐड की गई हैं। टोटल अभी कितनी है, 22 होगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितनी भाषाएं थी, तो सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। देखिए 15वीं कौन बनी थी, सिंधी बनी थी। 21वें संविधान संशोधन किया गया था। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 92वां संविधान संशोधन किया गया। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ एक तरीके से, इसमें स्पेस नहीं दिया गया है। देखिए 15वीं बनी है सिंधी, 21वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन किया गया है। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 92वां संविधान संशोधन किया गया है। 3 बार संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें, जो भी लैंग्वेज ऐड करने के लिए। ठीक है, हमने तो क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ ली कि क्लासिकल लैंग्वेज हमारी ये हैं। ठीक है, इतनी 6 थी पहले, 9 हो सकती हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे क्लासिकल लैंग्वेज को छोड़कर क्लासिकल जो हमारे डांसेस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा क्लासिकल जो डांस है वो फेमस है। एक बार उनको सरसरी निगाह से देखते हैं। क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का है, उत्तरी भारत का, कथकली केरला, कथकली बोलते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसा का उड़िया है, मतलब ओडिसी जो उड़ीसा का है, सात्रिया असम का है। छऊ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूड इन द लिस्ट, छऊ जो है उसको भी ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है। गुटनिरपेक्ष मतलब होता है, गुटनिरपेक्ष का 8वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक तरह से होता है कि हम किसी के साथ नहीं, हम अलग चल रहे हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है कहाँ पर, अजरबैजान में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, युगांडा में। तो कहाँ पे स्टार्ट किया, कहाँ पे 19वां संस्करण आयोजित किया गया है, युगांडा में किया गया है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन कमेंट करके युगांडा की राजधानी क्या है, क्योंकि ये जो हमारा मतलब 19वां संस्करण हुआ है इसका, वो युगांडा की राजधानी में हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। ठीक है, पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, फिर उसके बाद युगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेता 1955 में बांडुंग सम्मेलन में सिद्धांतों का सहमत हुए थे। मतलब 1961 में स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, फिर 1965 होगा, ये सिद्धांतों पर सहमत भी हुए थे इस चीज़ को लेकर के। आपको बस याद रखना है
हाल ही में जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ है, आंदोलन की समिति जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, कब हुई है और कौन सा संस्करण था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था आपको मैंने बता दिया, सारी चीज़ याद रखनी है। देखते हैं कुछ इस साल जो हमारी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई है जिसमें इंडिया इंक्लूड है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस बारे में कि जो हाल ही में जैसे ब्रिक्स हुआ या SCO हुआ या हमारा G20 हुआ, वो कहाँ पर हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है, आपको भी पता है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ब्रिक्स जो 2023 का हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ था। संघाई कोऑपरेशन जो होता है SCO, इंडिया में हुआ है। 18th G20 इंडिया में अभी हुआ है, और जो G20 2024 वाला होने वाला है वो ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, 49th G7 समिट कहाँ होने वाली हुई है, जापान में। 43rd आसियान समिट इंडोनेशिया जकार्ता में। क्वाड 2023 जापान, क्वाड 2024 इंडिया में होने वाली है। जो इंडिया में होने वाली है ना, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, बिम्स्टेक की समिट 2023 में कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 की जो हुई थी बर्मिंघम UK में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था कतर, 2026 का होने वाला है मैक्सिको कनाडा में होने वाला है। ठीक है, समर ओलंपिक 2020 के कहाँ हुआ था, टोक्यो में। 2024 के होने वाले हैं पेरिस, लॉस एंजल्स, और 2028 के होने वाले लॉस एंजल्स में। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। 5वां देश बन गया है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो 4 ऑलरेडी सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 5वां देश बना है तो 4 और कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, साउथ कोरिया। ऑप्शन हमारे हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जापान। जापान 5वां देश ऐसा बना है जिसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। इसके मिशन के बारे में देखते हैं क्या है। स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अगर आपसे पूछे जो जापान ने जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है, जो उसने मिशन भेजा है, उसके लैंडर का नाम क्या था, तो स्लिम नाम था। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी, जाक्सा है। 7 सितंबर 2023 को मून पर स्नाइपर लॉन्च किया था, मून स्नाइपर। इनका जो मिशन का नाम है वो है मून स्नाइपर, वो लॉन्च किया था और उसने सफल लैंडिंग की है। ये मून स्नाइपर की 3 अंतरिक्ष, जो मून स्नाइपर जो इनका जो जापान का अंतरिक्ष मिशन है, जो वो अकेले जाक्सा ने नहीं बनाया, 3 लोगों ने, मतलब 3 स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है। पहला तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसने प्लस नासा, और फिर हमारी तीसरी कौन सी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इसको अब देखते हैं इसके बारे में। तो पहला हमारा हो जाता है यूएसए पहला सफल लैंडिंग कर चुका है। दूसरा हो जाता है रसिया, तीसरा हो जाता है चाइना, चौथा भी इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा है, और 5वां कौन सा हो गया, जापान। तो ये क्रम आपसे पूछ सकता है कि कौन से 5 देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। तो ये हैं सारे, आप इनका नाम एक बार याद रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। अब देखते हैं हमारा चंद्रयान 3। देखिए, पढ़ाया तो मैंने बहुत बार है आपको, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्वेश्चन 100% पूछेगा, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप बार बार नहीं देखेंगे इसे, तो डेफिनेटली भूल जाएंगे और आप आधा वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार पढ़ा रही हूँ कि चंद्रयान 3 क्या है, कब लॉन्च किया गया था, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेड फॉर्म में पढ़ा रही ताकि आपको याद रहें। देखिए, 14 जुलाई को भेजा गया था, 23 अगस्त को पहुंचा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। कहाँ से भेजा गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। रॉकेट LVM-3M4, आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट का यूज करके भेजा गया था, तो LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बाहुबली क्या है, जो मतलब बाहुबली क्या है या फैट बॉय किसे बोलते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से रॉकेट है जिसे LVM-3M4 बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, लैंडर। आपसे पूछ सकता है कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया उसके लैंडर का नाम क्या था, विक्रम नाम था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान नाम था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, अभी क्वेश्चन शायद BPSC में पूछा गया था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के, तो हम ध्यान नहीं देते ना, इसमें डेट्स याद रखते हैं हम। ज़्यादातर क्या याद रख लेंगे, लैंडर रोवर याद रख लेंगे, कौन से पार्ट में इनकी मतलब लैंडिंग की वो याद रखेंगे, लेकिन डायरेक्टर कौन थे, जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके नाम हम याद रखते नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं। तो क्या क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 के, तो P वीर मुथुवेल, आप याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट पर उतारा गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
चंद्रमा के अलावा ना हमने एक बार पहली बार कोई मिशन लॉन्च किया, वो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। जो जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, ये पृथ्वी है, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप भेजते हो तो स्टेबल फॉर्म में रहती है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है। तो इसको ये सारे ग्रह जो भी होते हैं ना, चंद्रमा हो चाहे सूरज हो, पृथ्वी हो, और सारे ग्रहों के बीच में दो ग्रहों के बीच में सारे के पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो इनको लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भेजा गया है, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। PSLV C57 के थ्रू भेजा गया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। इसे भी 7 पेलोड्स ले गए हैं। इससे प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके निगार साजी। देखिए दोनों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग अलग हैं। तो इसके कौन से प्रोजेक्ट डायरेक्टर? निगार साजी हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली कंपनी कौन सी? बीटा बोल्ट किस देश की है? मैंने आपको कल पढ़ाया था ये क्वेश्चन कि बीटा बोल्ट जो है कहाँ की कंपनी है और उसने कैसी बैटरी बनाई है, उसका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है, उसकी लाइफ मतलब उसकी जो लाइफ मतलब लाइफ कितनी होगी, कितने दिनों तक काम करेगी, कितने दिनों में डिस्चार्ज होगी, सब बताया मैंने आपको। तो क्वेश्चन आंसर इसके ऑप्शन देखते हैं। चाइना है, USA है, फ्रांस है, साउथ कोरिया है। इसका आंसर जो है आपको लग रहा है, मार्क करिए। इसका सही आंसर क्या है? चाइना की जो कंपनी है ना बीटा बोल्ट, उसने ये लॉन्च किया है, उसने ये बैटरी बनाई है, ठीक है। देखिए उसने ये बैटरी बनाई है चाइना की, और उन्होंने क्या बोला है कि 50 साल, मतलब आप अगर एक बार इसको बैटरी को लगा लें 50 साल तक आपको चार्ज नहीं करना, आपके फ़ोन बदलते रहेंगे लेकिन बैटरी नहीं बदलेगी। इस तरीके से उन्होंने बैटरी बनाई है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मतलब प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए गए हैं, तो इसमें कोई भी हानिकारक किरणें नहीं निकलेंगी। और आपको इसमें फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हो। और निकल का कोई पार्टिकल यूज़ किया गया है, धीरे धीरे वो मतलब ड्रेन होगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको बार बार चार्ज नहीं करना। आपने एक बार चार्ज किया 50 साल तक लगभग चलेगा। उसके साथ ही इसमें कोई भी हानिकारक किरणें नहीं निकलेंगे, हानिकारक पदार्थ या ऐसे कुछ चीज़ नहीं निकलेगी जिससे आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह हों। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो आप याद रखिएगा, बीटा बोल्ट जो कंपनी कहाँ की है? चाइना की है, उसने बनाई है, ठीक है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, साइंस से ही रिलेटेड हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, भारत का पहला NPP कहाँ बना है? हरियाणा के फतेहाबाद में बना है, ठीक है, गोरखपुर गाँव। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये कुछ पास्ट से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले यहाँ पे। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी था INS अरिहंत। भारत का पहला परमाणु मिसाइल था ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव है। NPP शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा? UAE। नाम क्या रखा था इन्होंने? बराक NPP। दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था रसिया में। नाम क्या था? RS-28 सम्राट। ज़्यादातर जो भी बैलिस्टिक मिसाइल शक्तिशाली है ना, वो रसिया के पास ही है। रसिया बहुत शक्तिशाली, अपने आप में बहुत शक्तिशाली कंट्री है। तो इसलिए उसके बाद देखिए हम बहुत सारे सुखोई हो गया और भी बहुत सारे विमान वगैरह हैं, वो वहीं से परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली बहुत है। उनके पास जो मतलब सैन्य से रिलेटेड जो बड़े बड़े हथियार होते हैं वो बहुत अच्छी किस्म के वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाते हैं, 26 सितंबर को मनाते हैं। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया था, आपको याद होगा ये। दूसरा 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया था। भारत का सबसे बड़ा ये जो है ना, आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, वो आपने अगर देखी हो तो इसमें उसको मतलब उस मूवी में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। नाम उसका मुझे मूवी का याद नहीं है, एक बार आप सर्च करिएगा, अगर होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही कमेंट करके बता दूंगी, ठीक है। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? बोलीविया में। ये जो पॉइंट्स है ना,
आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे ना, गो थ्रू कर लेंगे, ऐसे स्क्रीन शॉट कर रख लीजिए। आप कहीं भी में ट्रैवल करें, मेट्रो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, घर पे ऐसे लेटे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, एक दो बार देख लेंगे ना, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लगता है कि यार ये कैसे पढ़ें, ये चलो बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में तो कभी आता नहीं। बट आप जैसे फ़ोन चला रहे हो, मेट्रो में बैठे हो, बस में वैसे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो ऐसी स्क्रीन शॉट अपने फ़ोन में रखा करिए। आप उनको पढ़ते रहिए ताकि आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा। 10 पॉइंट में 2 पॉइंट याद रहेंगे, बट कुछ तो याद रहेगा ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आपके फ़ोन में हमेशा रहनी चाहिए। हमारा आज का जो नया नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, वो है जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, एक वाहन एक फास्टैग। मतलब आपका अगर एक वाहन है तो उसका एक फास्टैग होना चाहिए। फास्टैग क्या होते हैं? जैसे आप टोल क्रॉस करते हो ना, कभी आप टोल बूथ से क्रॉस करते हो, तो पहले होता था कि आपको रुकना पड़ता था, टिकट कराना टोल कटाना पड़ता था, फिर जाते थे। उसके बाद उस पर होता क्या था कि ट्रैफिक मतलब जाम लग जाता था, लोग लंबी लाइनें लग जाती थी, टाइम भी कंज्यूम होता था, और इससे भ्रष्टाचार वगैरह भी बहुत होता है कि मतलब कोई 200 दे के जा रहा है, कोई 100 दे के जा रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, NHAI ने क्या स्टार्ट किया, ऑनलाइन आप टैग बनवाइए। बहुत सारे अलग अलग कलर्स के टैग होते हैं, टैग बनवाइए, उसमें पैसे रखिए, उसका एक तरीके से वॉलेट यूज़ होता है, उसमें आप अपने गाड़ी पे ला के रखिए, आप क्रॉस करेंगे, वहाँ से QR कोड स्कैन होगा, पेमेंट वहीं से हो जाएगा, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया है। उसी के बारे में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है, कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग। मतलब कि अगर आपके घर में 4 गाड़ियां हैं तो आपको 4 गाड़ियों के लिए अलग अलग फास्टैग ना लेना पड़े। आप एक बार लीजिए, सब भी चिपकाइए बराबर, मतलब ऐसे रहिए। किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग होते हैं। अगर कोई स्पेशल कोई व्हीकल है, उसके लिए बहुत सारे फास्टैग उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, NHAI द्वारा फास्टैग उपयोगकर्ताओं को RBI दिशा निर्देश के अनुसार KYC अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की अपने ग्राहक को जाने, जो नो योर कस्टमर होता है, KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैध बैलेंस लेकिन अपूर्ण KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2023 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने अपना फास्टैग जो है अपग्रेड नहीं कराया तो 31 जनवरी तक उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप उसको अपडेट कराइए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में फास्टैग वगैरह, उसको आप अपडेट कराइए। ठीक है, फास्टैग होता क्या है, आपसे पूछ सकता है ना एग्जाम्स में, फास्टैग होता क्या है? क्या है फास्टैग? एक साधन या उपकरण है जो गतिशील वाहन को निर्बाध रूप से सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो आपसे पूछ सकता है कि RFID क्या है, हो सकता है ना पूछे फास्टैग क्या है, लेकिन पूछे RFID क्या है, तो क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी है। दूर से ही वो स्कैन करता है, पैसे वहीं से कट होते हैं, ऊपर कैमरा टाइप का सेट होता है, वहीं से पैसे कट जाते हैं। NHAI ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी है इसके लिए। माई फास्टैग पहला एप्लीकेशन है, फास्टैग दूसरा एप्लीकेशन है, पार्टनर लॉन्च किए हैं। टैग जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध है, जो 7 अलग अलग रंग कोड में आता है। मतलब एक बार आप अगर टैग ले लेते हैं तो अगले 5 साल तक आपको उसको दूसरा टैग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या है, NHAI है क्या? तो क्या है, 1988 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासित नियंत्रण के तहत भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में किया गया था। हालांकि प्राधिकरण जो है फरवरी 1995 में क्रियाशील हुआ। मतलब इसको जो है 1988 में बनाने की मतलब प्रस्ताव दे दिया गया था कि जो भी सड़क परिवहन वगैरह है उसकी देखरेख करने के लिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देखने के लिए NHAI बनाना चाहिए, या सारा प्रस्ताव हुआ था। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था, 1995 से क्रियाशील हुआ था। प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। आपसे पूछ सकता है कि NHAI में कौन कौन से होते हैं, तो एक पूर्णकालिक मेंबर होता है। ठीक है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम, ये हमारा नेक्स्ट है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम क्या है, इसी में जो हमारा है ना, बताते हैं आपको। टोल संग्रह कैसे कैसे होता है, तो क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
कार्यक्रम बनाया था, जो भी ऑल ओवर, जैसे बहुत सारे रोड हैं, वहाँ से कोई निकल रहा है, वहाँ किसी व्यक्ति को बैठा रहे हो आप, वो टोल इकट्ठा कर रहा है, तो होता क्या था, कोई जैसे अभी तो ऑनलाइन हो गया, आपको टोल जो है QR कोड लगाना ही पड़ेगा। पहले होता तो कोई राजनेता है तो वो वहाँ से निकल रहा है तो टोल देंगे नहीं, बोलते हमसे भी टोल लोगे क्या। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहले तो भ्रष्टाचार होता था कि किसी से पैसे कम ले रहे हैं, किसी से पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरा रोड जाम होता था, बहुत लंबी लाइन लग जाती थी। तीसरा होता था कोई लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो अब क्या कर सकते हो, कोई लोकल पर्सन वहीं के निकल रहा है 10 बार घर से और वो जा रहा है तो लोग मतलब नहीं देते थे, या कोई राजनेता जा रहा है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जा रही है, वो भी टोल नहीं देता था। तो इन समस्याओं को निपटारा, इन सब समस्याओं से निपटाने के लिए क्या किया भाई, अब एक QR कोड लगा देते हैं, सबकी गाड़ी में लगा होगा, हम पैसे ले नहीं रहे, अब वहाँ पे QR कोड लगा, स्कैन होगा, पेमेंट होगा, तो आप आगे जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये किया गया था। ये कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी अंतर संचालिनी टोल भुगतान समाधान प्रदान करता है, जिसमें निपटान और विवाद समाधान के लिए क्लियरिंग हाउस सेवाएं शामिल हैं। NETC के संदर्भ में इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है प्रक्रियाओं और तकनीकी विशेषताओं का एक मानकीकृत सेट। बस आपको याद रखना है कि टोल क्या है, कौन संग्रह करता है, ठीक है। हमारा आज का जो नया नेक्स्ट आर्टिकल है जो चर्चा में रह ही रहा है, राम मंदिर अयोध्या चर्चा में है। तो आपने ना शायद इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में एक सुना होगा ना कि राम मंदिर का प्रसाद सीधे आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो वो ऐसा कुछ रियल में नहीं हो रहा है। वो अमेजॉन कंपनी क्या है, इस जैसे होता ना कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, या आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी देखें ना कि सिलेक्शन किसी कैंडिडेट का हुआ, वो सब कोचिंग वाले लगा के रखते हैं, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो उसी टाइप का हो रहा है कि वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। उसको लेकर अमेजॉन ने एक आर्टिकल, मतलब एक तरीके से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि सीधे जो राम मंदिर का प्रसाद है, वो अयोध्या का सीधे प्रसाद आप हमें यहाँ से ऑर्डर करिए और ले लीजिए। ये एक तरीके से ना क्या था, गुमराह करने वाला, कस्टमर्स को गुमराह करने वाली चीज़ थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है। दूसरा हमारा न्यूज़ क्या है, फिर दूसरा क्या है, ये है जजेस हु डिलीवर्ड राम जन्मभूमि वर्डिक्ट गेट इन्विटेशन। मतलब जिन्होंने ये मतलब जजमेंट सुनाया था कि ये राम मंदिर बनेगा यहाँ पर, ये राम जन्मभूमि है, उनको भी इनवाइट किया गया है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा, ऐसे लोगों में ऐसी भ्रांति फैल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा मतलब सपोर्ट में या मतलब पार्शियलिटी के साथ इन्होंने ऐसा जजमेंट दिया था, उनको बुलाया जा रहा है, जजों को बुलाया जा रहा है, एक तरीके से अलग ही सीन चल रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, हाफ डे लीव ऑन जनवरी 2022 इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 22 तारीख को ना जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कॉलेज, स्कूल्स, ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पे सबको हाफ डे दिया जाएगा। क्यों हाफ डे क्यों दिया जाएगा? हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे किसी भारत कोई धर्म नहीं है, तो ऑल ओवर नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे आप छुट्टी दे रहे हो, इसका भी विरोध किया जा रहा है कि हम अगर धर्मनिरपेक्ष हैं, हम ऐसी छुट्टियां नहीं प्रोवाइड कर, धर्म के नाम पर कोई भी छुट्टी हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो अगली बार जब मस्जिद बनेगी ना, जो मस्जिद बनने वाली है, एक बहुत बड़ी मस्जिद बनने वाली है, तो जब वो होगी तो क्या आप तब भी हॉलिडे दोगे? ये चीज़ें तो थोड़ा सा मुद्दे का मामला बन रही है। देखिए पहला देखते हैं क्या है, ये जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो प्रसाद बांट रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं सारी चीज़ें। इससे हम रिलेटेड कुछ देखते हैं। देखिए क्या है, मौलिक अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं, धर्म से रिलेटेड ही बता रही हूँ आपको। जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है ना, आर्टिकल 25 से 28 तक, ये व्यक्तियों के अधिकार है कि आप खुद मान सकते हो। लेकिन जो नेशनल लेवल पे आप थोप रहे हो कि मतलब छुट्टी दे देंगे सबको, अब कोई संस्था है वहाँ पे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी काम कर रहे हैं, सिख भी काम कर रहे हैं, अगर उनको छुट्टी नहीं चाहिए होगी फिर आप क्या करेंगे? आप ये गलत, मतलब कल को हो सकता है कि ऐसा मुद्दा हो कि कोई मतलब क्रिश्चियन है, उनका चर्च बन रहा है, वो बोले कि हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि राम मंदिर जब बना था तब छुट्टी दी गई थी। कोई मस्जिद बने तब, मजार बने तब भी ऐसे छुट्टियां मांगी जा सकते हैं। तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम किसी को ऐसे छुट्टियां नहीं दे सकते हैं या किसी को ऐसे फेवर नहीं कर सकते किसी धर्म के लिए। ये अपने आप में बहुत गलत बात है, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो अमेजॉन प्रोडक्ट बेच रहा है ना कि आइए राम जी का अयोध्या वाला प्रसाद डायरेक्ट हमसे ही लीजिए, ये एक तरह से कंज्यूमर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने ये चीज़ आगे आकर बोली है, वार्निंग दी है अमेजॉन को कि आप ये जो कर रहे हो ये बंद करिए, ये गलत चीज़ है, गुमराह कर रहे हैं आप कस्टमर्स को। उसी से रिलेटेड देखते हैं क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCPA टू प्रमोट
प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स के राइट हैं, मतलब आप उनको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके बारे में सच बताइए। लड्डू 4 पैक करके दे देंगे आप उनको, बोलेंगे कि ये अयोध्या का प्रसाद है, जो चीज़ आपकी 20 रुपये की मिलती है आप 200 रुपये का बेच के उसको फ़ायदा कमाएंगे। ये चीज़ अपने आप को गुमराह कर रही है लोगों को। इट फंक्शंस अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस मिनिस्टर, आपसे पूछ सकता है ना कि ये जो है CCPA किस मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इट रेगुलेट्स मैटर लिंक्ड टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो भी अमेजोन जो कर रहा है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप देखते हो ना बहुत सारा टीवी वगैरह में शाहरुख खान हो गए, अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, वो एक इलायची का ऐड करते हैं, उसको सरोगेसी बोलते हैं, सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसको। मतलब आप बेचना कुछ और चाह रहे हो लेकिन आप ना मतलब वहाँ पे दिखा कुछ और रहे हो, वो इलायची का ऐड करते हैं। आपने कभी देखा किसी मार्केट में इलायची को बिकते हुए या इलायची खरीदते हुए किसी को, वो वहाँ पे इलायची दिखा करके ना दारू इलायची दिखा करके गुटखा पान मसाला बेचते हैं, तो इसको सरोगेसी बोलते हैं। सरोगेसी सरोगेट मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते हो, उनको आप उनके खिलाफ कदम नहीं उठा सकते क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं बेच रहे हैं ऐसा। द CCPA हैज़ एन इन्वेस्टिगेशन विंग, दे मे कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल्स। एक विंग काम करती है इसके तहत, जो भी अगर कोई व्यक्ति है जो इन रूल्स का मतलब रूल्स वगैरह का जो फॉलो नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ जो विंग है वो काम करती है, एक्शंस लेती है, उनको मतलब चेतावनी जारी करती है, सारी चीज़ें करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिफॉर्म्स लीड टू इंडियन सक्सेस इन स्पोर्ट्स PM। अभी हमारा हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे ना, उसके बारे में है। फर्स्ट इवेंट 2018 में हुआ था, एनुअली होता है। लास्ट इवेंट 2023 में हुआ है। पर्पज़ क्या है, ग्रास रूट टैलेंट हंट, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। खेलो इंडिया वेबसाइट, देखिए आप ना अगर ध्यान देंगे ना तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पे बहुत टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया, अगर कोई टैलेंटेड है, क्रिकेट में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, खो खो में अच्छा है या किसी और खेल में अच्छा है, तो उसको मौका दिया जाए, उसको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आने का मौका दिया जाए ताकि उसकी जो अंदर की प्रतिभाएं हैं वो सामने ला सके। इसलिए ये सब चीज़ें इनिशिएटिव ऐसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, खेलो इंडिया जो गेम्स है उसके ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या है, करना क्या चाहते हैं, वो क्या है, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास। ये सारा ये ना ये जो ये देख रहे हैं ना, आई थिंक ये पुराने वाले का है जो हमने पढ़ा अभी अमेजोन वाला, ये उसका है। ये देखते हैं इसमें, ये गेम्स वाला था ना जो हम युवाओं का जो मतलब खेलो इंडिया गेम्स है, युवा जो गेम्स है वो गेम खेल रहे हैं उनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। इसके हम देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। मतलब अभी जो हम है ना युवा सब हमारी मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं, कितनी है 65%। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 या उससे कम है। उसके साथ ही क्या है 15 से 29 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है 27% है। मतलब कि इतनी सारी हमारी जो जनसंख्या टोटली युवा है। जैसे जापान हो गया, जापान को हाँ उनको वृद्धों का देश बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ना बूढ़े लोग ज़्यादा हैं और यंग कम हैं। और चाइना में भी ऐसा ही सीन है, तो अभी ठीक है ऐसा हो रहा, लेकिन ये जो युवा अभी हैं 65%, आगे चल करके ना 20-25-30 साल बाद या 40 साल बाद हम होंगे वृद्धों का देश होंगे, क्योंकि सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे कम होंगे, बूढ़े ज़्यादा होंगे। खेलों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी खेल अभियान शुरू किया गया था। शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना शुरू की गई थी और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना शुरू की गई थी। मौजूदा योजनाओं को एक ही योजना में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है। खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें ये बोल रहा है कि हमारे जितनी भी अभी तक बहुत सारी ना खेल से रिलेटेड योजनाएं चल रही थी, ठीक है, उन सबको किस में इंटीग्रेट कर दिया, उन सबको खेलो इंडिया नाम क्या है, खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। मतलब जो हमारी बहुत सारी राजीव गांधी खेल करके था, मैं बताती कौन कौन सी हैं। राजीव गांधी खेल अभियान था, शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना थी,
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना खोज योजना थी। मतलब ये 3-4 योजनाएं थी, अलग अलग फॉर्म में चली थी, उन सबको इंटीग्रेट करके एक योजना स्टार्ट की गई है, उसका नाम ये रखा गया है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है हमारी 65% आबादी 35 ईयर से कम ओल्ड की है, और 15 से 19 वर्ष की आयु जो लोग हैं 27% हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं, ठीक है। खेलो इंडिया के बारे में आप देखते हैं एक बार इसको। खेलो इंडिया 2017-18 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। खेलो इंडिया को युवा मामले में और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्र की योजना है। तो इसे स्टार्ट किया गया है ताकि जो भी बच्चे हैं जो खेल वगैरह में अच्छे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, सबको बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने का मौका मिलना चाहिए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिला है, इसलिए हमारा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा नाम कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, लेकिन हमारे देश का नाम कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको मौका दिया जा रहा है। पहले इतनी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है। तो हमारा जो ऑल ओवर मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हमारा है खेल्स में हो गया, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया का बढ़ा है, वो इसीलिए ना क्योंकि मौके मिल रहे हैं लोगों को। इसमें लिखा है खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025 के दौरान खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। देखिए इतने रुपए इन्वेस्ट किए गए। आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा खेलो इंडिया है उसको प्रमोट करने के लिए हम कितनी धनराशि जो है 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई है या जारी की गई है, तो 3165.50 करोड़ 3165.50 करोड़ रुपए जो है खेलो इंडिया के नाम पे सबमिट किए गए हैं, ताकि गेम्स वगैरह को अच्छे से लोगों के बीच पहुंचाया जाए। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अच्छा हो। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आज का वो मैंने सारा ऐड कर दिया है, क्वेश्चन भी बता दिए हैं आपको, ठीक है। आई होप हमारी डेली क्लासेस आप देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हो और आपको अच्छी लग रही है तो हमारा वीडियो लाइक करिए, ताकि हमको पता लगे कि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए हमसे जुड़े रहिए और आने वाले वीडियो सारे आप देखते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।